अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में से एक तरफ सियासी गहमा गहमी है क्योंकि सियासतदानों के ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात हैं, मुख्तलिफ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग रिमांड पर हैं, कुछ लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए। ये तमाम तर मामलात हो रहे थे एहतसाब अदालत के एहतसाब के इदारे के हवाले से, यानी कि नैब की जानिब से। लेकिन 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी हुई, वो हुई ANF की जानिब से, यानी कि मनशियात के मामलात के हवाले से, कुछ धंधे के हवाले से। और आज इस हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। लेकिन आज एक तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब का किसी किस्म का कोई सियासी ताल्लुक नहीं है। अगर नैब का सियासी ताल्लुक साबित हो जाए तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। 2 इदारे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, वो एक है पार्लिमान और दूसरा है नैब। और नैब के अंदर पार्लियामेंटेरियन के लिए सख्त से सख्त मामलात हो रहे हैं और पार्लिमान के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है वो बशमूल नैब के केसेस, करप्शन के मामलात और पाकिस्तान में इकॉनमी की सूरत हाल के हवाले से। अब देखना ये है कि जो चेयरमैन नैब ने यह बात की कि हम फेस नहीं देखते हैं बल्कि केस देखते हैं, और अगर किसी ने लूटा है तो उसको लूटी हुई रकम वापस देना होगी। अब मामला ये है कि ये लूटी हुई रकम है नहीं है, करप्शन के मामलात हैं नहीं हैं, किक बैक्स के मामलात हैं या नहीं हैं, ये अदालतों ने फैसले करने हैं। बहरहाल नैब ने इस हवाले से केसेस बनाकर मुख्तलिफ अदालतों में प्रोसिक्यूट भी हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया एंकर पर्सन PJ मीर साहब। बहुत शुक्रिया PJ मीर साहब आपके वक्त का। नैब के हवाले से इस हुकूमत से पहले ही जब से चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब आए थे, उससे लेकर मुकदमात का आगाज़ हो गया। कुछ मामलात थे वो आगे बढ़ रहे थे, मियाँ नवाज शरीफ की चीज़ें थीं वो भी आगे चल रही थी। फिर ये नई हुकूमत आई, नई हुकूमत के बाद मामलात में तेज़ी आ रही है। आपको लग रहा है कि एक तरफ ये नैब के इदारा, गिरफ्तारियाँ, मुकदमात, दूसरी जानिब चलती हुई हुकूमत और पार्लिमान, ये इसी तरह से चलेंगे, किसी को करवट बैठती हुई कोई सूरत नज़र आएगी? क्योंकि अब नैब को बाकायदा तौर पर मुतनाज़े कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से। मुदस्सिर, बदकिस्मती ये है कि हम इस अपने मुल्क के अंदर हम कहते हैं अपने इदारों को तकड़ा करो, अपने सिस्टम्स को ठीक करो, और जो आपकी इर्रेगुलरिटीज़ हैं इसको आप प्रॉपरली इसको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर दो। लेकिन जब वो होने लगती हैं फिर उस पर आपका एक पॉलिटिकल एंगल आ जाता है। 1 पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी, जिसके लोग पकड़े जाते हैं वो पार्टी कहते हैं जी ये हमारे ख़िलाफ़ आप कह लो कि ज़्यादती हो रही है, टारगेट किया जा रहा है, एंड सो ऑन फोर्थ। हमें चाहिए कि अगर तो हमने इस मुल्क को एक सही तरीके से चलाना है जो कि पहले नहीं चला, और यही वजह है कि आज आपके ऊपर IMF बैठा हुआ है, आपके ऊपर FATF की रिजर्वेशंस हैं, बिकॉज हमने अपने सिस्टम्स को ठीक नहीं किया है। अब जो भी हम करते हैं हम उसको इमीडिएटली क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। आज नैब एक टारगेट है क्रिटिसिज्म का, लेकिन वाइस वर्सा लोग कहते हैं कि नैब हमें टारगेट कर रहा है। नैब कह रहा है कि हम पॉलिटिकली एफिलिएटेड कहीं भी नहीं है, क्योंकि नैब को अगर आप देखें तो जस्टिस जावेद इकबाल को तो पिछली 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपॉइंट किया है। तो ये अगर आज की इनकम्बेंट गवर्नमेंट की फॉर एन आर्ग्यूमेंट सेक, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो हम किस तरह कहेंगे कि इस गवर्नमेंट ने नैब को वो कह रही है कि भाई तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लो। ये तो पहले से शुरू थे, आज चले, लेकिन अब एक टारगेट आ गया हुआ है। टारगेट क्या आया हुआ है? वो है PTI। अब यही आप रिवर्स कर दें, यही टारगेट PMLN भी हो सकता था, यही टारगेट पीपल्स पार्टी भी हो सकती थी। लेकिन हमें इदारों को चलाना है और इंसिनुएट नहीं करना, क्योंकि जब आप इस तरह की एक डिस्कशन एमिनेट करते हैं तो सबसे पहले एक आम आदमी में कॉन्फिडेंस हट जाता है, बिल्कुल हट जाता है। वो जी अगर तो ये हो रहा है तो फिर हमारा क्या बनेगा? फिर अगर अभी आप राना सनाउल्लाह साहब की अगर बात करते हैं तो उन्होंने पकड़ा है। अब आई डोंट नो द मोडालिटीज़ कि वो जी वो 15 है, 21 है kg जो भी सब्सटेंस पकड़ा है, ये तो ANF बताएगी खुल के किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर हमें पता चलेगा। लेकिन इंसिनुएशन ऐसी हो गई है कि नहीं जी वो प्लांट हुआ है, नहीं जी वो पहले इस तरह नहीं पकड़ा था, वो कहते हैं हमें 4 दफ़ा इनको नहीं पकड़ा। तो ये हर किस्म की जो डिबेट है, जो लीगैलिटी है और एक्चुअल वर्किंग्स है, जो इदारों को करने चाहिए वो हम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वी शुड रिफ्रेन from such arguments and such discussions, because इस पे हमारे नेशनल कैरेक्टर पे फ़र्क पड़ता है। डोंट फॉरगेट
कि आपकी जो यहाँ कम से कम 100 एम्बेसी बैठी हुई है पाकिस्तान के अंदर, वो आपकी हर चीज़ मॉनिटर करती है। वो कहती है यार इस मुल्क के अंदर जहाँ हम बैठे हुए हैं, वो अपने डिस्पैचेस जो हैं वो जब भेजते हैं, फिर वो डिस्पैचेस फाइनेंशियल कंसर्न्स में जाते हैं, फिर वो कहते हैं यार अगर इस मुल्क में ये हो रहा है, अगर आपकी लीडरशिप भी वो टेंट और पेंट है, व्हाई शुड वी बी इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। तो इसके बड़े हर किस्म की रिपरकशंस हैं जिसको मैं समझता हूँ। ये बड़ा अहम एक पॉइंट आपने जो भी बात किया कि इससे यकीनी तौर पर जो है वो पूरी दुनिया देख रही होती है कि पाकिस्तान का हाल है। लेकिन बहरहाल ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि नैब जैसा इदारा है वो सियासतदानों को सबसे ज़्यादा मलान करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब। बहुत शुक्रिया भट्टू साहब आपके वक्त का। सर ये जो तासुर इस वक्त नैब के हवाले से है कि नैब बड़ी तेज़ी से पकड़ धकड़ कर रहा है और कहा जा रहा है कि अपोजिशन के जो जमातों के लोग हैं उनकी हो रही है, वजह के हुकूमत के साथ भी पहले अलीम खान साहब और अब सप्तान साहब की भी गिरफ्तारी है। लेकिन दूसरी जानिब ये बात हो रही है कि सियासतदानों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। आपके हवाले से भी पिछले दिनों में कुछ खबरें थी कि नैब ने कोई आपको भी नोटिस जारी किया है। एक तो मैं चाहूँगा कि उसके हवाले से भी बताइएगा। दूसरा, आपको लग रहा है कि सियासतदान टारगेट हो रहे हैं नैब के जरिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं नैब को समझता हूँ, काफ़ी जानता हूँ, और क्योंकि मैंने नैब को भुगता भी है जी। और सिर्फ मैंने ही नहीं भुगता, मेरी सारी फैमिली ने नैब को भुगता है। और ये नैब जो है ये पहली दफ़ा नहीं है, ये तो जब एक गवर्नमेंट आती है तो वो दूसरी पार्टी जो मुकाबले की पार्टी है उसके ख़िलाफ़ केसेस बनाने के लिए नैब को इस्तेमाल करते रहे हैं। और फिर अगली गवर्नमेंट आई है, जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने हमें पकड़ा, मेरे सारे ख़ानदान को पकड़ा, मेरे बेटे जो MPA था उस पर कैमरे चोरी का केस बनाया, मेरे ख़िलाफ़ ऐसे केस बनाए भोंडे कि सब में मैं बाइज़्ज़त बरी हो गया, लेकिन मैं 3 साल जेल काटी मैंने। सही। और मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स जो हैं बाय एंड लार्ज उनको गिरफ़्तार किया गया। तो मैं समझता हूँ कि फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ इन्होंने केस बनाए मियाँ साहबान ने। और केस क्या बनाए, सैफुर रहमान जो इनका चेयरमैन था उसका मैं समझता हूँ कि जस्टिस जावेद इकबाल से कोई मुआवजा हो नहीं सकता सैफुर रहमान का, कि वो बंदा जो है वो तो जाके जजेस के घर बैठ के उनकी मिन्नतें करके अपोजिशन को सज़ाएं दिलवाता था। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं ये। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नैब का इदारा है इसको मिसयूज़ किया गया है और शुरू दिन से किया गया है। और ये साहबान जो इस वक्त नैब की वजह से अपने आप को ज़ेर अताब समझ रहे हैं, इन्होंने ख़ुद इसको इस्तेमाल किया, मिसयूज़ किया। और उसके इन्होंने इस किस्म के कवानीन बनाए नैब के कि जिसमें 85 का दौर जो है मुस्लिम लीग नवाज़ का वो निकाल दिया उससे। और इसलिए निकाल दिया कि 85 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के और उनके ख़िलाफ़ काफ़ी चीज़ें उभर के आ रही थी, तो इन्होंने कानून से ही 85 का दौर निकाल दिया। और उसके बाद फिर इन्होंने पकड़ धकड़ की इस अंदाज में कि जिससे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सिलसिला जो चला है, ये तो मैं समझता हूँ कि ये सियासतदानों के ख़िलाफ़ केस बनाने का और उनकी छुट्टी कराने का सिलसिला अयूब खान के ज़माने से चला। जब अयूब खान इक़्तिदार में आए और वो प्रेसिडेंट बने, तो उस वक्त उन्होंने सोहरावर्दी साहब समेत ये सारे लोग जो थे उनको एब्डो कर दिया। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो पाकिस्तान बनाने वाले पॉलिटिशियन थे उनको एब्डो कर दिया। तो ये उस वक्त से सिलसिला चला है। अब ये है कि अब मैं समझता हूँ कि इनको हौसला करना चाहिए। ये पहली दफ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो रहे हैं 2-3 दफ़ा जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनके खिलाफ केसेस बने हैं। इनके खिलाफ खबरें पिछले मंथ में चलती रही हैं कि आपको भी किसी किस्म का कोई शो कॉज नोटिस हुआ है या किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ हुई है, उसके हवाले से आगा कीजिए। आप भी नैब में फिर गए हैं, कोई ऐसी कोई चीज़ हुई?
नहीं, मेरा तो जो एक्सपीरियंस है नैब का, वो मैं समझता हूँ कि ये जो मौजूदा नैब है, इसका तो पिछली जो मियाँ साहबान के ज़माने की नैब थी जो हमने भुगती है, उससे कोई मुआवजा नहीं है। ठीक। ये तो लोग जो है मुझे बुलाया उन्होंने। अच्छा। बुलाया किस लिए कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की नौकरियां मेरे ज़माने में जब मैं फेडरल मिनिस्टर था, ठीक है, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन का, तो मेरे ज़माने में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की नौकरियां दी थी लोगों को। तो ये जिस अंदाज में दी गई थी वो डिपार्टमेंट ने दी, डिपार्टमेंट ने फैसला किया, गवर्नमेंट ने फैसला किया कि 5000 स्टोर्स जो हैं ये खोले जाएं। अच्छा। 5000 नौकरियां दी जाएं और उतने स्टोर खोले जाएं। ये कैबिनेट ने फैसला किया, मुझसे पहले फैसला किया। जब मैं फेडरल मिनिस्टर बना तो उस वक्त ये फैसला किया गवर्नमेंट ने कि 1500 स्टोर बाकी हैं वो भी खोल दिए जाएं और उसके मुताबिक जो है वो लोगों को जॉब्स जो है वो दिए जाएं। तो उस ज़माने में जॉब दिए रूल्स के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक, और फिर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब। मुझे कहा गया कि आपके ज़माने में जो जॉब दी है उनकी क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं पाई। मैंने कहा भाई क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं तो खुदा के बंदो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स हुए हैं 2008 में जब मैं मिनिस्टर था। तो 2008 में कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब हुए, तो 2009 में मेरी मिनिस्ट्री चेंज हो गई थी। तो जब 2009 में नया मिनिस्टर आया तो वो चेंज कर देता उसको। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 10 में चेंज कर देते, 11 में चेंज कर देते, 18 तक। आज तक वो लोग जो हैं जो मेरे ज़माने में भर्ती हुए थे, आज तक वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है, हर साल रिन्यू हो रहा है। तो भाई क्यों रिन्यू करते हो उनका कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है। अगर समझते हो कि वो उनकी अपॉइंटमेंट गलत हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू आप ना करें। तो मैंने उनको ये बात समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि उनकी समझ में ये बात आ गई है, लेकिन मेरे साथ उनका सलूक जो है मौजूदा नैब का नहायत महज़बाना तरीके से वो मेरे साथ पेश आए हैं। बिल्कुल महज़बाना। तो आज उन्होंने बात की है, नैब चेयरमैन भी कह रहे थे कि हम बड़े बाइज़्ज़त तरीके से किसी को भी अगर गिरफ्तार है या किसी को बुलाना होता है तफ्तीश के लिए तो किसी किस्म की कोई हथकड़ी नहीं लगाते हैं, इवन मुल्ज़िमान के हवाले से उन्होंने ये भी मुझे तो उन्होंने बुलाया, हथकड़ी लगाने का तो सवाल नहीं पैदा होता, इसलिए कि मैंने जावेद इकबाल साहब ने आज अमूमी बात की है तमाम के हवाले से ना। तो ये बहरहाल नैब ने उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने सही। अच्छा, मैं मियां साहब मैं आगे चलूंगा। आपने ये बड़ी क्लैरिटी भी चाह रहे थे कि बार बार आपके हवाले से खबरें भी कुछ ऐसी चल रही थी कि आपको नैब ने कोई नोटिस किया, आपने क्लियर कर दिया, ये ज़्यादा बेहतर भी होगा। मैं कुछ आगे चलूंगा। प्रोग्राम में एक बड़ा अहम मामला इस वक्त चल रहा है और वो है महंगाई के हवाले से और फिर IMF के मामला और इस वक्त जो सूरत हाल है इंडस्ट्री की और फिर किसान है। मियां साहब आप खुद किसान ज़राअत के हवाले से पेश, मैं आपसे भी बात करूँगा। पीजे मीर साहब, इस वक्त मईशत की सूरत हाल है और कहा जा रहा है मुश्किल फ़ैसले करने हैं, मुश्किल फ़ैसलों से तकलीफ़ होगी, तकलीफ़ होने के बाद हालात की बेहतरी होगी, लेकिन ये मुश्किल फ़ैसले और तकलीफ़ इससे गुजरते हुए एक आम आदमी के लिए तो सर गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो किस तरह से इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकता है? और फिर दूसरी जानिब हम देखते हैं कि करीब 22 करोड़ के मुल्क में सिर्फ 15.5 लाख लोग जो हैं वो टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं, वो फाइलर लोग हैं। तो इस मामले में भी बड़ी हैरानी होती है। तो इस मुल्क को क्या किया जाए? मीर साहब, मुदस्सिर सबसे पहले तो मैं आपका जवाब देने से मेरा सलाम कबूल कीजिएगा कि आपके पास ये जो आपके पास सर पीजे मीर साहब, मियां साहब आपको सलाम पेश कर रहे हैं। जी जी, वालेकुम सलाम मियां साहब। मैं ये बताऊं कि ये वाहिद पॉलिटिशियन है जिन्होंने अपनी किताब लिख के पब्लिश करके अपने सारे एहसासात डिक्लेयर किए, और आज नहीं बहुत पहले। आई मीन देयर इज़ नो अदर पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान जिसने अपने सारे एसेट्स बुक के अंदर डिक्लेयर करके। मीर साहब, अभी हालिया पिछले हफ्ते में इनकी वो दूसरा हिस्सा जो है जुर्म सियासत का वो भी छप के तो वो भी आ गया है। तो मियां साहब ने उसका दूसरा हिस्सा भी लिख दिया। मैं अभी कुछ ये नेट पे फेसबुक पे देख रहा था कि वहाँ पे दूसरा हिस्सा भी उस बारे में पूछ लेते हैं। जी मीर साहब कंटिन्यू कीजिएगा सर। बिल्कुल। अच्छा, अब आप कहते हैं मईशत, देखें मईशत हमारी ये आज की हुकूमत का कसूर नहीं है, ना पिछली। आपने अपने सिस्टम्स को तकड़ा ही नहीं किया है। आपका एक तो देखो पूरे दुनिया के अंदर कोई आदमी टैक्स नहीं देना चाहता और नहीं देते हैं, उसके लकूनास हैं पूरी दुनिया में, कहीं भी आप ले लें। और
अब पाकिस्तान के अंदर यहाँ आपकी इकॉनमी कभी स्टेबल हुई नहीं है, आपने रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कभी कंट्रोल किया नहीं है, आपके मार्केट रेगुलेटर्स है ही नहीं है, आपके जो ये आप कह लो कि जो ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये है नहीं है। तो जब आप इस तरह की चीज़ नहीं होती है तो मार्केट फ्लक्चुएट करती है। एक जगह आप चले जाएं, डिफेंस में चले जाएं, उसकी एक कीमत है, आप खारा दर में चले जाएं, उसकी दूसरी कीमत है। अब यही चीज़ पूरे पाकिस्तान में हो रही है। अब ये क्यों हो रही है? बिकॉज ये है अनचार्टर्ड इकोनॉमी। आप एक पैरेलल इकोनॉमी के साथ चल रहे थे, FATF में इस पे जोर डाला, आप पे स्ट्रिंजेंट आप कह लो कि रिस्ट्रिक्शंस डाली, तो एक आपके अंदर एक एवोल्यूशन आ रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। इस ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल लोगों को तकलीफ है, होगी, और आई एम श्योर काफ़ी देर तक होगी, लेकिन इवेंचुअली इसका लॉन्ग रन जो कि हम सोचते नहीं है। पहले आप अगर मंजूर साहब आपको बताएंगे कि पहले होते थे 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल के प्लान्स। अब वो प्लान्स नहीं है, हम चल रहे हैं एडॉक बेसिस पे, और हर बंदा आता है कि मैं और हम का आपका लफ्ज़ ख़त्म हो गया। तो जब आप एक हम के साथ चलोगे और इस सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करोगे, आवाम को अपने कॉन्फिडेंस में लेके आओगे, फिर आपकी ये कंडीशंस ठीक होंगी। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो है इकोनॉमिक मैनेजर्स। हमारे पास इकोनॉमिक मैनेजर्स नहीं है। मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट किया है, बाकियों को किया है, और भाई अगर पीपल्स पार्टी में कोई अच्छे लोग हैं, मुस्लिम लीग नून में अच्छे लोग हैं, कहीं भी कोई अच्छे लोग हैं, आप इनको इंडक्ट करो, टेक देम फॉरवर्ड, देयर ऑल पाकिस्तानीज। हम मुदस्सर क्या करते हैं, एक पार्टी जाती है ना, वो 0-0 हो जाती है, उसमें केसेस हो जाते हैं, उसको टारगेट किया जाता है, और एक रोटेटिंग क्वेश्चन होता है, उन्होंने जी हमने नहीं किया, पिछलों ने किया है। ये कंटिन्यूअल एक रोटेटिंग क्वेश्चन है। आई थिंक वी शुड गेट आउट ऑफ दिस रट और एक पॉजिटिव पैसेज पे चले, जिसमें एक जो गवर्नमेंट इन वेटिंग है वो भी आपके साथ आए। क्यों? कल उसके पास जो इनहेरेंट जो चीज़ आएगी वो कुछ काम करने वाली आएगी। ये गवर्नमेंट फेल होगी, जो मर्जी शोर कर ले, अगली जो लोग आते हैं जो भी आए वो उसको संभाल नहीं सकेंगे। तो मैं समझता हूँ हमें मिलजुल के ये चीज़ करनी है। और इकोनॉमिक मैनेजर्स, जो आपका बेसिक क्वेश्चन है, जब तक आपके सही इकोनॉमिक मैनेजर्स नहीं आएंगे, ये मैं समझता हूँ कि विल बी गोइंग इनटू लॉट मोर क्राइसिस। बिल्कुल, ये इकोनॉमिक मैनेजर्स अब हुकूमत के अंदर देखना है। उन्होंने तो इम्पोर्ट भी कर लिए हैं कुछ लोग, और वो आकर अब वो काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट बैंक में है, चाहे वो मशीर ख़जाना है, या टीम भी वो कह रहे हैं जी ज़बरदस्त काम करिए। आज भी वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्बत कारकर्दगी जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत दिखा रही है। लेकिन मियाँ मंजूर भट्टू साहब, आप ज़राअत से पेशे से वाबस्ता हैं, जो आपका हल्का है वो भी ऐसा सारा ज़राई इलाका है, लेकिन कारोबारी तबके को भी आप देख रहे हैं, चाहे वो छोटा है, चाहे वो सरमायाकार है, चाहे वो ताजर है। आपको नहीं लगता इस वक्त जो सिचुएशन है वो इंतहाई परेशान कुन है? लोग हड़तालें करके बैठे हुए हैं, चाहे वो फैसलाबाद है, सियालकोट है, गुजरांवाला, कराची, लाहौर, और इस हुकूमत पर ये मुश्किलात बढ़ रही हैं कि वो ताजर को भी नाराज़ करके बैठी हुई है। तो इससे कैसे निकला जा सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक रही है और इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई साबिक़ा सालों में, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है रूरल बेस्ड इकॉनमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर चावल की पैदावार बहुत हुई है, भुट्टी की पैदावार बहुत हुई है, गन्ने की पैदावार बढ़ी हुई है, और एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है वो रुई और चावल जो है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का पैदा किया है पाकिस्तान के किसानों ने। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि हमारी एक गवर्नमेंट आती है, प्रॉब्लम बड़ी जो है वो ये है कि एक गवर्नमेंट आती है और वो पॉलिसीज़ बनाती है और कोई काम करना शुरू करती है, तो दूसरी गवर्नमेंट उसके बाद आती है तो वो उस पर मिट्टी डाल देती है, मिट्टी डाल के अगली अपनी शुरू कर देती है। सही। और अगली गवर्नमेंट आती है तो उस पर मिट्टी डाल देती है और वो अपनी पॉलिसी शुरू कर देती है। तो इसके बारे में एक दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और महातीर मोहम्मद साहब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो महातीर मोहम्मद से मियाँ साहब ने पूछा कि महातीर मोहम्मद साहब, आप इतनी जल्दी तरक्की कर गए, मलेशिया को इतना डेवलप कर दिया, इतनी इंडस्ट्री लगा ली, इतना ग्रो किया हमने, तो क्या वजह है, आप हमें बताएं कुछ। तो उन्होंने इनको कहा कि मियाँ साहब, मसला आपके यहाँ ये है कि आपकी एक हुकूमत आती है
और वो अपना काम शुरू करती है तो दूसरी आके उसको ख़त्म कर देती है, उस पर मिट्टी डाल के अगला अपना शुरू कर देती है। तीसरी आती है वो अपना काम शुरू कर देती है। नतीजा ये है कि आप जहाँ चले थे वहीं खड़े हैं। सही कि एक दूसरे की पॉलिसीज़ को अपना के डिस्कशन करके अपना के उसमें अपनी इनपुट डाल के आप आगे बढ़ें। भाई आगे बढ़ना है, मुल्क को आगे लेके चलना है, कौम को आगे लेके चलना है। एक दूसरे से लड़ता है, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये बड़ी वजह है वो ये बनी है हमारे मुल्क के अंदर के पॉलिसी जो है उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। सही। यहाँ तक एग्रीकल्चर की बात आप कर रहे थे, आप इसी प्रोग्राम में मैं आपको बता देता हूँ कि पंजाब जो है वहाँ बिजली का बिल जो है वो काश्तकारों के लिए मुफ्त है। बिल्कुल। फेडरल गवर्नमेंट उनको बिल भेजती है, पंजाब गवर्नमेंट टोटल सब्सिडाइज कर देती है, एक धेला वसूल नहीं करती काश्तकार से। और यहाँ जो है वो काश्तकार को बिजली का बिल जितना आ रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगले चंद दिनों में बर्दाश्त करना उनके नहरी पानी का आबियाना नहीं है, उनके मालिया नहीं है, ये सारा सब्सिडाइज करते हैं और सब्सिडाइज करके उसमें जो पैदावार होती है वो पैदावार जो है वो मुल्की बैनुल-अक़वामी मंडियों में सस्ते भाव बेच के भी वो बड़ा पैसा कमा लेते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कमा लेते हैं। हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ ये सिलसिला नहीं है। अब मैं गवर्नमेंट से ये कहता हूँ, आपके तवज्जो से कहता हूँ कि आप बिजली के बिल जो है ये मुफ्त कर दें। आप चले मुफ्त ना करें, आप फिक्स कर दें। सही। कि 25 की मोटर पे इतना होगा, 10 की मोटर पे इतना होगा, 20 की मोटर पे इतना होगा। ये आप बिजली के बिल जो है वो ट्यूबवेलों के लिए फिक्स कर दें तो, और फिक्स कर दें। और नहरी पानी जो उसका काश्तकार के लिए जितने आसानी हो जाएगी उतना ज्यादा बेहतर हो गया, क्योंकि ज़राई मुल्क का ज़राई इकोनॉमी जो आप बात कर रहे हैं वो बेहतर। मुझे ये सब इस पर मज़ीद बात करते हैं, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक मैं आपको मुकम्मल कर लूँ अपनी बात। आप जैसे गंदम का रेट फिक्स है, ऐसे आप कॉटन का भी फिक्स कर दें, ऐसे आप मक्की का भी फिक्स कर दें, ऐसे आलू का भी फिक्स कर दें। और ये फिक्स रेट कर दें ताकि काश्तकार को पता चले कि मैं मक्की बीज रहा हूँ और मक्की से मुझे इतनी इनकम आ जाएगी, और आलू में बीज रहा हूँ उससे इतनी इनकम आ जाएगी। गंदम का तो उसको पता है, गंदम का तो फिक्स रेट है। ये अच्छी तजवीज़ है मियां साहब जो आप बात करेंगे, फसलों के तजवीज़ है। तजवीज़ को किस तरह से हुकूमत लेती है, यकीनी तौर पर आप सीनियर सियासतदान हैं, और ये किस तरह से इन तजावीज़ को लिया जाए कि किसान के लिए भी आसान हो, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात है ताजिरों के साथ वो किसानों को भी हो रही है। हम कंटिन्यू करेंगे जी, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिए, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF से जो इस वक्त हुकूमत के पैकेज के मामलात हैं वो अब शुरू हो चुके हैं, और ये कहा जा रहा है कि 8 जुलाई तक IMF से $1 खरब जो है वो मिल जाएंगे। आज अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया है। इससे जो सरमायाकार हैं उनमें एतमाद आएगा, जो ताजर बरादरी उनमें एतमाद आएगा, ये भी वो आज फरमा रहे थे। लेकिन साथ ही साथ अब IMF के कर्ज के आने की खबर के साथ ही डॉलर जो है वो रेट कदरे कम होना शुरू हो गया है। वो कहाँ तक कम होता है ये तो अब मार्केट पे मुनहसर है कि अगले आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ज़्यादा इतनी आसान, सादा और सहल नहीं है जो कहा जाए हुकूमत के उसके लिए आसान हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो मकामी सनतकार हैं, मकामी जो लोग हैं वो मुसलसल हड़ताल की बात कर रहे हैं, मुसलसल शटर डाउन की धमकियां भी दे रहे हैं। मीर मोहम्मद अली खान साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, माहिर मुआशियात हैं, बैंकर हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का। ये जो सूरत हाल इस वक्त IMF के हवाले से और आज अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने बात की है, इसको आपको लग रहा है कि इसके बाद कोई ठहराव आ जाएगा मईशत में, कोई मामलात की बेहतरी अगले आने वाले जो 6 माह हैं बजट के बाद के, इस पे कुछ हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि IMF से पैसे लेना और दूसरों से पैसे लेने में फ़र्क क्या है। हमारे पास तकरीबन $9 बिलियन थे, चाइना से, सऊदी से, कतर से, UAE से। IMF
सिर्फ $6 बिलियन दे रहा है, और वो भी अगले 3 साल में दे रहा है, $2 बिलियन करके। मगर IMF का पैसे देने से दूसरे ममालिक की पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, दूसरे डोनर एजेंसीज और लैंडिंग एजेंसीज का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ADB हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, पेरिस क्लब हो गया, लंदन क्लब हो गया, इन सब का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि IMF की रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसे कोई आईवी लीग से बच्चा पढ़ के ग्रेजुएट हो और एक पाकिस्तान के किसी बिल्कुल ही अनअक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से हो, तो आप जो आईवी लीग से ग्रेजुएट होगा उसको ज्यादा जॉब के मौके प्रोवाइड करेंगे। Having said that, is IMF going to change Pakistan's life? No, absolutely not. ये हो ही नहीं सकता। हमें इंटरनल रिफॉर्म चाहिए अपनी इकोनॉमी के अंदर। क्या डॉलर का रेट बेहतर होगा पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में? इससे बिल्कुल होगा, क्योंकि स्टेबलाइजेशन जो परसेप्शन होती है ना कि जी इस वक्त हम एडहॉकिज्म पे चल रहे हैं, जब IMF आ जाता है तो एडहॉकिज्म की परसेप्शन खत्म हो जाता है कि जी अब जो है इस्तेहकाम आ सकता है। मैं ना ही ये कह रहा हूँ कि आ चुका है, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाला है, मगर एक परसेप्शन ये हो जाता है कि अब मुस्तहकम होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी। उस चीज से स्पेकुलेटर्स बहुत डरते हैं, जो सट्टा करते हैं, उर्दू में जिसे यहाँ सट्टा कहा जाता है, कि खरीद के होल्ड करके रख रहे हैं डॉलर्स को। मेरी नजर में डॉलर रुपी शुड बी बिलो 152 डॉलर, मेरी नजर में। ये जब 162 163 पे था तब भी मैंने ये कहा था कि इसकी वैल्यू ये बनती ही नहीं है। अगर हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट लें, जिसको रीर कहते हैं, और वो नियर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के ऊपर, तो उसकी वैल्यू जो निकलती है 142 141 143 मैक्सिमम ये निकलती है। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि 143 पे जाएगा? वल्लाहुल आलम, मगर ये 150 के बिलो आना चाहिए। देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, एंड उससे ज्यादा बेहतरी ये चाहिए कि ये डॉलर स्टेबल हो जाए एक जगह आके। प्रॉब्लम वहां होती है जब ये 6-6 रुपए एक दिन में, आप 7-7 रुपए नीचे, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स दोनों को सौदा अपना लॉक करने में प्रॉब्लम होती है कि किस प्राइस के ऊपर लॉक करें। तो हमें ये चाहिए। अब थोड़ा से इस्तेहकाम आएगा तो हमें लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम इंपोर्ट पे बैन्स लगा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट भी सही होगा, हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी सही होंगे, मगर उसका मुतबादिल भी तो हो पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान में जब तक हम लोकल इंडस्ट्री को फरोग नहीं देंगे, जब तक एक प्लान स्पेसिफिक डोमेस्टिक इंडस्ट्री की रिवाइवल का नहीं होगा, जब तक इंपोर्ट आप बंद करेंगे तो फिर खुदा न करे आगे चल के हैवक क्रिएट होगी उससे, क्योंकि लोगों को अशिया मिल ही नहीं रही होगी। अगर एक पाकिस्तानी को तकरीबन उसी क्वालिटी की मगर उससे कहीं प्राइस कम में लोकली बनी हुई मिल रही है, और जिसका ये उम्मीद है कि आगे चल के उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होती जाएगी, तो यकीन कीजिए आप भी खरीदेंगे, मैं भी खरीदूंगा। सही, मगर जब होगी ही नहीं ना मेडिकेशन, ये एक लंबा काम है। बहरहाल अब देखना है कि हुकूमत इसको किस तरह से वो कर रही होती है। अच्छा, मैं पहले पीजे मीर साहब मैं आपसे ये अब चक्कर ये है कि ये कर्जों का मामला है, मीर मैक ने बड़े क्लियर करके बताया कि ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल हुकूमत भी इसी पे है कि मुश्किल फैसलों के बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन सर इस वक्त लोकल जो इंडस्ट्री है या जो लोकल यहाँ पर मार्केट है वो तो बहरहाल परेशान है, उसका हल नहीं हो पा रहा। FBR हमेशा से एक खतरे की अलामत ही लोगों को लगता रहा है, ऐसे कुछ थानेदार से ज़्यादा को खौफनाक चीज़ है FBR के लोग। आपको लगता है ये जो गैप है इससे भी बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट हो रहे हैं? देखिए, मसाइल तो क्रिएट होंगे, लेकिन ये जो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब IMF की बात होती है, तो IMF की जो बात है नंबर 1, उसको हमने देखना है कि इसका कॉन्फिडेंस क्यों आया है। इसका कॉन्फिडेंस आया है वो आज के जो एक इक़दामात हम ले रहे हैं, आप लोगों को टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं, आप अपना पैसा रिकवर कर रहे हैं या आप उसको रिकू कर रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस आ रहा है इनके अंदर कि नहीं, पाकिस्तान मीन्स बिजनेस। सो मैं समझता हूँ वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, लेकिन राइट ट्रैक पे जाने के लिए इट डजंट मीन कि ओवरनाइट आप पे चेंजेस आएंगी। इसके ये जो भी बताया गया है
कि $2 बिलियन पर ईयर आपको दिया जा रहा जी। है, दिस इज अ टेस्ट फॉर यू। दिस इज नॉट, वो 6 बिलियन आपको दे सकते थे अगर आपकी इकोनॉमी और आपके वर्किंग्स एक कुछ ज़्यादा को प्रोफेशनल्स होते, लेकिन इसको मैं समझता हूँ कि ये आपको वो भी टेस्ट कर रहे हैं, मार्केट आपका वर्ल्ड कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, और साथ साथ यहाँ इस वक्त जो प्रॉब्लम है FBR का जो आप जिक्र कर रहे हैं, इनको चाहिए कि आपके जो SMEs हैं इनको इसको ज़रा पुश करें, आपकी मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करें, और क्योंकि जब तक आपकी मैन्युफैक्चरिंग इनकरेज नहीं होगी आपके एक्सपोर्ट्स कहाँ से आएंगे? आप पहले ही डॉलर से मार खा रहे हैं, आप पहले ही येन से पाउंड से मार खा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने जो इकोनॉमिक मैरिजेज और पर्टिकुलरली मुदस्सिर इस वक्त जो पाकिस्तान एम्बेसीज में आपके कमर्शियल काउंसलर्स हैं, मैं समझता हूँ इनको प्रोएक्टिव किया जाए, इनको कहा जाए और बताओ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और आपके इधर मुल्क के अंदर बिजनेसेस लेके आए जो कि लाया करते थे पहले, अब नहीं आ रहे। तो मैं समझता हूँ इनका भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है, और जब हम कहा कि वन विंडो एंड ease of coming into Pakistan, it is not that easy as has been said. तो इसको भी हमें ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ओपन करना है और फैसिलिटेट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए ये काम आती हैं इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमारा यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है इस वक्त, इसको और ईज ऑफ करें, वन विंडो ऑपरेशंस करें, और जो आपके जेन्युइन काम्स भी आपको भी पता है मुदस्सिर और भट्टी साहब को पता है कि यहाँ जब तक आपकी सिफारिशें ना हो आप जेन्युइन काम भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा हमें कड़ी नज़र इस वक्त रखनी है। बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट है, लेकिन इस सारे अमल के अंदर मैं भट्टू साहब से, क्योंकि पुराने सियासतदान हैं और तमाम तहरीकें वो 90s की भी देखते हैं, अब भी तहरीकों की बात हो रही है, तो एक तरफ भट्टू साहब जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, और ख़ास तौर पर जब ताजर परेशान होता है, किसान परेशान होता है, वो जब सड़कों पर निकलता है अपोजिशन के साथ मिलकर, तो मामला ज़्यादा पेचीदा होते हैं। आपको लग रहा है कि इस वक्त जो सिचुएशन है अपोजिशन के अंदर, वो क्या इस किसान को, इस ताजर को, इस दुकानदार को वो निकालने में कामयाब हो जाएगा हुकूमत के खिलाफ, या फिर आप सियासी तौर पर ये देख रहे हैं कि मुल्की मामला ज़्यादातर ये बेहतर तरीके से हैंडल हो जाएंगे अगले आने वाले वक्त में? एक तो मैं IMF के बारे में ये बात करूँगा कि इससे पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है जी, और इस वजह से कोई इकॉनमी में लोगों में ठहराव आया हुआ है और स्टेबिलिटी आ रही है। तो ये बड़ा ज़रूरी था इस वक्त इन हालात में, जब पाकिस्तान के माशी हालात बहुत दिगरगू हैं, तो IMF से समझौता जो है ये बड़ा उम्दा इक़दाम है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। इन्होंने कोशिश की है और नए जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी काविशों से ये सरअंजाम पाया है। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें अब चार्टर ऑफ इकॉनमी भी कर लें, और चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है उसमें कौम को इकट्ठे होना है, सियासी जमातों को इकट्ठे होना है, और मिल के मामलात जो हैं उनकी इस्लाह करनी है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एहतसाब तो होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। मैंने तो अपनी किताब में जुर्म सियासत में एक पूरा चैप्टर लिखा है अकाउंटेबिलिटी पे। मेरा अपना जो ज़ाती एक्सपीरियंस है अकाउंटेबिलिटी भुगतने का, और जो तजावीज़ मैंने दिए हैं उसमें मैंने अपना पूरा चैप्टर लिखा है, और मैंने अपने एसेट्स भी लिखे हैं। ऐसे PJ मीर साहब ने मेहरबानी फरमाते हुए मेरी किताब का भी जिक्र किया और मेरे एसेट्स का भी जिक्र किया। तो मैं तो इसके हक़ में हूँ कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और तमाम मकातब फ़िक्र गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ऑन करने की क्या ज़रूरत है? उनको ये कहने की क्या ज़रूरत है कि ये मैं कर रहा हूँ? सही भाई, अकाउंटेबिलिटी है, मुल्क का एक निज़ाम है, इदारे बना दिए आपने, आपके इदारे हैं, आप इन इदारों के सरबराह हैं, प्राइम मिनिस्टर इन इदारों के सरबराह है, तो वो इदारे जो है वो कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी, उनको करने आप क्यों ऑन करते हैं अकाउंटेबिलिटी? और फिर ये है कि अगर इस सिलसिले में कोई जमातों की बात करती है और अकाउंटेबिलिटी लॉज में कोई बेहतरी लाई जा सकती है, मसलन मैं सुजेस्ट करूँगा कि जो ये 90 दिन का रिमांड है, एक बंदे को गिरफ्तार किया जाए और 90 दिन तक उसकी ज़मानत नहीं हो सकती, तो नाम पे ये बात, इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन हो सकती है,
मिलके बैठ के इसमें और कई और चीज़ें हैं जिनमें रिलैक्सेशन हो सकती है, बेहतरी हो सकती है और लोगों में कॉन्फिडेंस आ सकता है कि ठीक है भाई नैब जो है ये साफ करे, सही, लेकिन ये साफ करे तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। ये बड़े अच्छे टॉपिक की जानिब जो है मंजूर भट्टू साहब आपने वो कर दिया है कि नैब के हवाले से मैं चाहूँगा कि मीर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि किस दिन फिर हम इस पर बात करें। फिर आपके अकाउंटेबिलिटी के हवाले से आपने खासा लंबा वक्त भुगता भी है और आप चीज़ों को भी देखें, हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कि नैब के मामलात क्या होने चाहिए। मैं सिर्फ क्विकली मीर मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, ये एमनेस्टी का आपको समझते हैं बहुत थोड़े लोगों ने ये करवाया है, तो मीर मोहम्मद अली खान साहब आप समझते हैं कामयाब हुआ है एमनेस्टी का मामला? देखिए, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है और शहबाज जैदी ने कहा है कि 1,25,000 लोगों ने इस एमनेस्टी का फायदा उठाया है। तो नंबर वाइज तो ये पिछले से बेहतर है। पिछला वो 76,000 कुछ था जी हाँ, मगर इसमें कितने एसेट्स फॉरेन डिक्लेयर हुए हैं, कितने डोमेस्टिकली डिक्लेयर हुए हैं और कितना पैसा कलेक्ट हुआ है। अनऑफिशियली मैं कहता हूँ कि मुझे पता है कि 70 बिलियन रुपीस टैक्सेस में कलेक्ट हुए हैं। देखिए, हम सिर्फ टैक्स रेवेन्यू की तरफ से इसको नहीं देख सकते, हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से देखना है कि लॉन्ग टर्म कितना बेनिफिट होता है एक इकोनॉमी को जब उसके बाशिंदे और बिजनेसेस डॉक्यूमेंटेशन के अंडर आ जाते हैं। तो आप और हम इकोनॉमी की मिसालें देते हैं, अमेरिका की, यूरोप की, जापान की, चाइना की, क्या फर्क है और वहाँ और यहाँ। वो सारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड है, हमारी मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। तो हम इस वक्त पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश ना हो, हम ये ना देखें कि जी कितने टैक्सेस कलेक्ट हुए हैं जिससे हम आज खुश हो जाएं, हम ये देखें कितने लोग टैक्स नेट में आए। ये जरूरी है। जो आप पहले भी बात करते होते हैं रिफॉर्म्स के हवाले से, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से, तो उसकी जानिब आप देखना है कि एफबीआर कितना काम करता है। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त है। मैं मोहम्मद अली खान साहब आपको बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब साबिक वज़ीर आला पंजाब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।